और जो धातु गंदगी के रूप में मिली उसमें से धातु कैसे निकालेंगे कि भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। और जो सबसे ऊपर की धातु है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी, वो इधर आते थे और जो अशुद्धियां हैं वो सीधी नीचे गिर जाती थी। या भर्जन करेंगे कि भाई वायु की पर्याप्त मात्रा में उसको गर्म करेंगे, इसका ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, गैस बन जाती है। वर्जन के अंदर क्या कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड को वापस जिसमें अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे करते हैं, गैंग क्या होती है और जो सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातु है ना उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, ये पढ़ना था। जय हिंद जय भारत बच्चों। आज जो है हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो अध्याय 3 है धातु अधातु, इसका देखो शुरुआत का पढ़ लिया, मीडियम का पढ़ लिया, अब लास्ट वाला टॉपिक एक अलग अलग 3 भागों में बांट रखा है। आयनिक यौगिक धातु अलग है, धातु के अलग है, उनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। हम क्या बात करें, देखो धातु के बारे में इतने सारे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तो हमने पढ़ लिए, धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए, धातु अधातुओं की अभिक्रिया पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। और जब ये धातु प्राप्त होती है तो क्या ये शुद्ध रूप में धातु इसी जिस रूप में हमें दिख रही है उसी रूप में प्राप्त होती है, या इसके साथ कुछ गंदगी मिली हुई होती है ना। तो इसके साथ कुछ गंदगी मिली होगी। और ये प्राप्त कहाँ से होती है, धरती से प्राप्त होती है, समुद्र से प्राप्त होती है, आकाश से प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, ये भी हम देखने वाले हैं। और जब मिलेगी तो उसके साथ जो दूसरा कचरा है उसको हटाकर उस जो हमें धातु उसको प्योर फॉर्म में कैसे बनाए वो भी देखने वाला है। और जो धातु गंदगी के रूप में मिली उसमें से धातु कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमने सक्रियता श्रेणी बनाई। सक्रियता श्रेणी उसमें सबसे ऊपर की ओर उच्च अभिक्रियाशील धातु है, फिर नीचे बीच में मध्यम अभिक्रियाशील और लास्ट में निम्न अभिक्रियाशील धातु है। तो जो सबसे ऊपर की ओर उच्च अभिक्रियाशील धातु है ना, उस उच्च अभिक्रियाशील धातु को कैसे प्राप्त करें, क्यों तो वायु के अंदर खुले रह ही नहीं सकते, उच्च अभिक्रियाशील है ना, खुले रह ही नहीं सकते, तुरंत ऑक्सीजन के साथ या जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातु को कैसे प्राप्त करें और निम्न अभिक्रियाशील धातु को कैसे प्राप्त करें, इन सबको प्राप्त करने की विधि भी अलग अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि इन सबकी क्रिया जो रासायनिक गुणधर्म अलग है, इनकी क्रियाशीलता अलग अलग है ना। कुछ तो प्रकृति में रह ही नहीं सकते खुले और कुछ खुले पड़े रहेंगे, तो उनको किस किस ढंग से प्राप्त किया जा सकता है वो सारी हम डिटेल में आज वो सारी कुछ सारी सभी चीजें डिटेल में समझने वाले हैं। सॉरी ठीक है बेटा, वो सारी चीजें डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आपका जो पार्ट 9। और इससे पहले हमारी 8 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है ना बेटा। तो चलो क्लास शुरू करें। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने चैनल पे आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। आपको बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, मजा आने वाला है, बहुत अच्छे मजे से समझने वाले हैं, लाइन टू लाइन समझने वाले हैं एनसीईआरटी की। फालतू का बकवास कुछ नहीं है ना, फालतू मैंने एक्स्ट्रा वो पढ़ा दिया, 12th का पढ़ा दिया, वो पढ़ना नहीं, कुछ नहीं यार। 12th का 12th में पढ़ेंगे, 10th है 10th में पढ़ेंगे, 12th का 12th में, 10th का 10th में, कोई एक्स्ट्रा नहीं। जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, पर लिखना भी वही है आपको। अरे यार, अगर एक्स्ट्रा पढ़वाना ही होता आपकी एज के अकॉर्डिंग तो जो बड़े बड़े शिक्षाविद जिन्होंने बुक तैयार की है ना आपकी, क्या उसमें एक्स्ट्रा नहीं डाल देते। अगर आपको पढ़ाना ही होता है एक्स्ट्रा तो जिन शिक्षाविद ने आपकी बुक्स तैयार की है क्या वो उसमें एक्स्ट्रा नहीं डाल देते। आप ही तो सोचो। हाँ, कुछ जितनी कुछ टर्मिनोलॉजी की वगैरह एक्स्ट्रा कुछ समझने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत होगी वो मैं जरूर दूंगा आपको। तो आप नो डाउट बिना किसी टेंशन के कॉपी पेन लेके बैठे और स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले धातुओं की प्राप्ति के बारे में बात करेंगे। कि पहला ही टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। धातु हमें कैसे प्राप्त होते हैं, हमें कैसे धातु जो धरती से किस रूप में मिलते हैं। देखो धातुओं की प्राप्ति की अगर हम बात करें, धातुओं की प्राप्ति तो पृथ्वी की भूपर्पटी, भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की सतह, भूपर्पटी का तात्पर्य है हमारा सतह से है। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत तो कहाँ, पृथ्वी से ही मिलता है हमें। मुख्य स्रोत है धरती को खोद के तो निकालते हैं, बड़ी बड़ी खानों से ही तो निकालते हैं धातु। आपने नहीं सुना ये सोने की खान है, ये संगमरमर की, संगमरमर तो अलग, ये सोने की खान है, ये चांदी की खान है, यहाँ तांबे की खान है, सुना है ना, सुना है ना। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, अपने राजस्थान में सोने की खान कहाँ है भी कि नहीं, और है तो कहाँ है, चांदी की खान कहाँ है, आप कमेंट करके बताएं, है ना। अगर आपको पता है तो आप बताएं कमेंट करके, ठीक है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी यानी धरती को ही खोद के उसमें से निकाला जाता है। तो धरती की सतह ही मुख्य स्रोत है धातुओं का, धरती की सतह ही मुख्य, भूपर्पटी ही मुख्य स्रोत है धातु का।
समुद्री जल से भी सोडियम क्लोराइड मिल जाता है हमें, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाता है बेटा। समुद्री जल से भी तो मिलता है सोडियम क्लोराइड। नमक कहाँ से बनाते हैं? समुद्री जल से बनाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री जल से बनाते हैं, है ना। तो कुछ विरल एवं समुद्री जल में भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। देखो समझना, तो यहाँ पे इस खनिज की परिभाषा समझना, ये 1 नंबर में अवश्य सदर में आपको पूछी जा सकती है कि भाई ये खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, कुछ स्थान है कुछ। देखो अगली परिभाषा भी, आईएस की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आईएस की परिभाषा भी और खनिज की परिभाषा दोनों इंपॉर्टेंट है। आईएस किससे कहेंगे सुनना, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, काफी अधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? किसी जगह पर, किसी स्थान पर खनिजों में कोई विशेष धातु जो होती है काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना हमारे लिए कैसा हो? लाभकारी होता है। इस खनिजों को ही आईएस कहते हैं। किसी स्थान पर, कोई पर्टिकुलर स्थान जहां हम खोदेंगे, कोई धातु बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, उस खनिजों में धातु की मात्रा बहुत ज्यादा, परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी, उसे निकालना हमारे लिए लाभकारी होगा, उसे हम आईएस कहेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? अब सुनो, हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि भाई हमारा पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे बहुत ही उच्च अभिक्रियाशील धातु है। कैसी बेटा? उच्च अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद की बात करें तो जिंक, लोहा, लेड, कॉपर, लोहा, लेड, ये सारी मध्यम अभिक्रियाशील धातु है ना। और बाद में बात करें हम वापस, ये सारे निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं। ये कैसी हैं? निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं, ठीक है। तो ये हम सक्रियता श्रेणी में पढ़ चुके हैं। और सोडियम, पोटेशियम, उच्च अभिक्रियाशील कौन सी थी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मध्यम अभिक्रियाशील कौन से थे? जिंक है, लेड है, लोहा है। और जो निम्न क्रियाशील कॉपर है, सिल्वर है, सोना है, ये सारी, है ना। तो आपको याद देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ धातुएं भूप्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती है? आप बताओ, आप सोचो। वही धातु जो सबसे कम क्रियाशील होगी, वही धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती हैं। वही धातुएं जो सबसे कम क्रियाशील होती है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती है। कुछ धातु अपने यौगिकों के रूप में मिलेगी, बाकी की धातु अपने, है ना। तो कुछ धातु अपने यौगिकों के रूप में, किसी के साथ संयुक्त रूप में मिलेगी। और सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? जो नीचे आने वाली है, नीचे वाली ये सबसे नीचे वाली, ये सबसे कम निम्न क्रियाशील धातु होगी, ठीक है। तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी और प्लेटिनम, कॉपर, ये सारी स्वतंत्र अवस्था में मिल सकती है। कॉपर एवं सिल्वर, आपने देखो कॉपर और सिल्वर, एक यहाँ पे नोट लगा के लिख लेना आप, तो आपके लिए नोट रहेगा, नोट। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। कॉपर और सिल्वर, ये इसका ध्यान रखना। अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क, अभी सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क क्या होते हैं? देखो कॉपर है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, सल्फर से सल्फाइड बनाता है ना बेटा। तो ऑक्सीजन प्रकृति में खूब ज्यादा है, तो सामान्यतः लगभग हर धातु के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना देती है। ये हम समझ चुके हैं, ये अब हमें दोबारा समझना नहीं, हम पहले वाले टॉपिक में समझ चुके हैं, है ना बेटा। अभी तक पढ़ा वहां हम ये समझ चुके हैं कैसे ऑक्साइड बनता है, कैसे सल्फाइड बनता है। तो दोबारा नहीं समझाऊंगा, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो पिछले वाला वीडियो आके वापस देखो, है ना। एक ही चीज को 10 बार समझाने से बार बार टाइम खराब होता है बेटा। आज समझाया, कल वापस पढ़ाऊं, कल समझाया, परसों पढ़ाया, परसों समझाया, उसमें आपका टाइम खराब होगा, है ना। तो चूंकि मैं समझा चुका हूँ, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो। तो साइंस के अंदर यही होता है, क्रम टू क्रम। आपने पहले वाले वीडियो देखे तो अगले वाले समझ में आएंगे, अगले वाले देखे तो और अगले वाले समझ में आएंगे। आपने पहले वाले नहीं देखे और फिर आप सोचो मुझे अगले वाले समझ में क्यों नहीं आ रहे, नहीं आएंगे, आपको कंटिन्यू समझना पड़ेगा। हालांकि मैंने कोशिश की है कि आपको बीच में से भी देखे तो बीच में से समझ में आ जाए, पर एक ही चीज, जो चीज बार बार समझाने में जिसमें टाइम लगता है उसको बार बार नहीं समझाएंगे, है ना बेटा। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले वाले वीडियो देखे होंगे, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी जो सबसे ऊपर की धातु, सबसे नीचे की धातुओं की बात कर ली हमने, तो सबसे कम क्रियाशील है,
सबसे नीचे की धातुओं की बात कर ली हमने, सबसे कम क्रियाशील है, और जो सबसे ऊपर की धातु है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी। कैसी होगी? सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी होगी? जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इतनी अधिक अभिक्रियाशील धातु है कि कभी स्वतंत्र रूप से पाई ही नहीं जाती, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगी। कौन कौन सी? ऊपर वाली सारी धातुएं जो है ना, ऊपर वाली धातु है ये सारी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगी, ये सारी धातुएं स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और जो मध्य की धातु है इनकी अभिक्रियाशीलता कम है। कौन सी? ये मध्य की धातु है, ये जिंक है, लोहा है, लेड है, ये मध्य की धातु है। इनकी अभिक्रियाशीलता कैसी होती है बेटा? मध्यम होती है। अभिक्रियाशीलता इनकी होती है मध्यम होती है। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिल जाएगी। मुख्य रूप से किस में मिल जाएगी? तो ऑक्साइड के रूप में मिल जाएगी, सल्फाइड के रूप में मिल जाएगी, कार्बोनेट के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। हम जो आगे पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड में होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना पृथ्वी पर बहुत ज्यादा 21% होती है बेटा, 21% होती है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। हालांकि नाइट्रोजन ज्यादा होती है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नाइट्रो लेकिन ये इतनी अभिक्रिया करती नहीं है। तो ऑक्सीजन ज्यादा है, 21% है। अत्यधिक अभिक्रियाशील, अच्छा, इनकी क्रियाशीलता भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादातर जो धातु है ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसको ऑक्साइड बना देते हैं। ज्यादातर धातु जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर उनके ऑक्साइड बनाते हैं। अब अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। अब कैसे होता है वो समझना है, तो देखो समझना है। मैं आपको ये अगली क्लास थी, लेकिन मैं अगली क्लास को भी इसी क्लास, आज ही अपने पास टाइम है तो अगली क्लास को भी आज ही ले लेते हैं। हमारा जो पार्ट 10 था, अगली क्लास, ये अगली क्लास रिकॉर्ड करनी थी, जिसमें अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे करते हैं, गैंग क्या होती है, और जो सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातु है ना उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, ये पढ़ना था। वो आज ही पढ़ रहे हैं हम, कल पे नहीं छोड़ते। पार्ट 10 भी, पार्ट 9 और पार्ट 10 दोनों साथ ही पढ़ लेते हैं ना बेटा। तो देखो अयस्कों का समृद्धिकरण, समृद्धिकरण का मतलब जैसे जिस चीज की बात करें, जैसे सोना या चांदी धातु की बात करें, या हम कॉपर की बात करते हैं या एल्यूमिनियम की बात करते हैं, जो अयस्क मिला उसमें से सारी गंदगी हटाएंगे और वे सारे धातु मटेरियल अपने पास ज्यादा रखेंगे, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनियम प्राप्त हो, है ना। तो जो ये फालतू की मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियां जो होती है उसे हटाएंगे हम, तो हटाकर उसका क्या करेंगे? समृद्धिकरण करेंगे। तो पृथ्वी से जो खनिज अयस्कों में मिट्टी होती है, रेत होता है आदि अशुद्धियों को हटाना अयस्कों का समृद्धिकरण है। और इन अशुद्धियों को हम क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? गैंग। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, गैंग है। गैंग क्या है? अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। तो धातु के निष्कर्षण से पहले, भाई धातु को उसमें से निकाला, उससे पहले उसमें से अशुद्धि हटाना जरूरी है। शुद्ध धातु को निकाला अयस्क में से, इससे पहले जो अशुद्धि है उसको हटाना बहुत हमारे लिए आवश्यक है, अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई जो अयस्क हमें मिला है ना, उस ज्ञान को हटाने के लिए अयस्क के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। जो धातु जिसका हम यूज करें, या अशुद्धियों के, चाहे अशुद्धियां, जो अशुद्धियां हैं या जो धातु है जिसको हमें निकालना है, या उसमें जो मिली हुई अशुद्धियां, उनका भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उनको हटाते हैं। जैसे मान लो अगर चुंबकीय लोहा निकालना है, तो और लोहे के अंदर गंदगी है, तो आप पर एक सा आपने पहले, अब तो नहीं है, जैसे मान लो ये आपको लोहा निकालना है, ठीक है, तो लोहे का अयस्क है, इसके ऊपर एक पट्टा होता था और उसके ऊपर वो कचरा डाल देते थे, और यहाँ पर चुंबक का यूज कर लेते थे, चुंबक का, ठीक है। चुंबक का यूज करने से कचरा होता था जिसमें लोहा ज्यादा है, उसका वो इधर आते थे, और जो अशुद्धियां हैं वो सीधी नीचे गिर जाती थी, भाषण मारी, वो अशुद्धि आगे गिर जाती थी, लोहा। इस प्रकार हम इसमें से अशुद्धियां हटा देते थे। तो एक्चुअली हम देखेंगे कि जो अशुद्धियां हैं उनके भौतिक गुण क्या है, और जिस धातु को प्राप्त करना है उसके भौतिक गुण क्या है ना, उसके आधार पर हम इसको अलग कर सकते हैं। इसके आधार पर हम किसी भी अयस्कों का समृद्धिकरण कर सकते हैं। तो अयस्कों में से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती है। मैंने आपको समझा दिया, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। जैसे मान लो कोई जल में विलय है, जल में विलय, जैसे हमने अशुद्ध जल की बात की थी ना, अशुद्ध जल मतलब आप जल में से अशुद्धि हटाने के लिए उसको गर्म करते हैं, भाप को अलग करके ठंडा करते हैं, तो अशुद्ध जल बन जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो मतलब हम कोई ऐसी टेक्निक लगाएंगे जिससे धातु जिसमें है वो ज्यादातर वो हमारे पास एकत्र हो जाए, मिट्टी है, कंकड़ है, ये सारे हट जाए। ऐसी कोई टेक्निक लगाएंगे। आगे उन टेक्निकों का बात करेंगे हम उस टेक्निक पर। हालांकि अब आपके सिलेबस में इतनी नहीं है वो टेक्निक, पहले तो बहुत ज्यादा थी आपके, जब पहले की बात है, अब तो सारी हटा दी गई है ना बेटा।
तो जो अशुद्धियां हैं, जो हमने धरती से खोद कर जो खनिज निकाला, उसमें जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं और उनको हटाने के लिए अलग अलग भौतिक एवं रासायनिक विधियों, उनके गुणों के आधार पर विधियों का प्रयोग किया जाता है और इसी को एस्को का समृद्धिकरण कहते हैं। अब ये टेबल आपके जो बुक में दे रखी होगी, ये टेबल, इस टेबल में समझना आप, इस टेबल के अंदर क्या है। देखो, अगर आपको टेबल मतलब क्लियर दिख रही होगी, इस टेबल को देखना आप, इस टेबल में क्या है। तो भाई जो अयस्क है ना, अयस्क क्या है, जिसमें ज्यादातर धातु जो हमारे लाभकारी हो। सबसे पहले इसमें से गंदगी हटा देंगे, मिट्टी है, रेत है, वो हटा देंगे, मिट्टी है, रेत है, जो हटा देंगे। इससे क्या बोलेंगे, अयस्क का सांद्रण हटा दिया। अब हम देखेंगे हमें कौन सी धातु को शुद्ध करना है या हमें कौन सी धातु निकालना है। उच्च अभिक्रियाशील वाली यानी सबसे ऊपर वाली सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आती है वे वाली धातु निकालना है, या मध्यम अभिक्रियाशील धातु को हमें शुद्ध रूप में लेना निकालना है, या जो सबसे लास्ट में नीचे आती है निम्न अभिक्रियाशील धातु, उनको शुद्ध रूप में लेना है। हमें कौन सी धातु, हमारे पास अयस्क कौन सी धातु का है भाई, हमारे पास जो अयस्क है ना उसमें कौन सी धातु है, उच्च अभिक्रियाशील वाली धातु है। सबसे ऊपर जो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में हमने बनाई है, उस क्रियाशीलता श्रेणी में हमने बांटा है तीन। तो सबसे ऊपर की ओर उच्च अभिक्रियाशील धातु, बीच में वो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, और जो नीचे वो निम्न अभिक्रियाशील धातु है। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु वाला अयस्क है हमारे पास, या मध्यम अभिक्रियाशील धातु वाला अयस्क है हमारे पास, या निम्न अभिक्रियाशील धातु वाला अयस्क है हमारे पास। उसके अनुसार हम विधि अप्लाई करेंगे उसको शुद्ध करने की। हमारे पास कौन सी धातु का अयस्क है, उसके अनुसार हम अयस्क को शुद्ध करने की विधि अपनाएंगे। भाई सब में से मिट्टी वगैरह हटाने की प्रक्रिया तो सेम है। उसके बाद अगर उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन उसको क्या करेंगे, गला देंगे, उसका विद्युत अपघटन करा देंगे, जिससे शुद्ध धातु हमें मिल जाएगी, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। अगर मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो या तो उसका कार्बोनेट अयस्क है या उसका सल्फाइड अयस्क है। अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसका निस्तापन करेंगे, यानी वायु की सीमित मात्रा में उसको गर्म करते हैं, या भर्जन करेंगे कि भाई वायु की पर्याप्त मात्रा में उसको गर्म करेंगे। दोनों ही तरीके से हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा, और उसके बाद धातु में अपचयन करवा देंगे, है ना, कोई विद्युत अपघटनी विधि का यूज करेंगे। फिर निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर, तो उसके जो नॉर्मली हमने बात की थी, चांदी है, कॉपर है, ये सल्फाइड अयस्क में भी मिलते हैं। तो इसके जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको गर्म करते हैं, भर्जन करते हैं, भर्जन करने से हमें धातु मिल जाता है। फिर उसमें से परिष्करण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा उसका शुद्ध रूप प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ कौन सा धातु है, कौन से धातु का अयस्क है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग विधि का प्रयोग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग टॉपिक के रूप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जैसे निम्न अभिक्रियाशील धातु है उनकी अलग बात करेंगे, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है उनकी अलग बात करेंगे, और उच्च अभिक्रियाशील धातु है उनकी अलग से बात करेंगे। तो आज जो है हम बात करेंगे कि जो सबसे नीचे आने वाली धातुएं हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ये वाला टॉपिक हम सबसे पहले पढ़ने वाला आज। निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु है जिसमें सल्फर अयस्क होता है, इसका भर्जन करेंगे धातु और फिर लास्ट में परिष्करण करेंगे। ये वाले टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं हम, ये पूरा लास्ट वाला ये वाला है ना बेटा, ये वाले टॉपिक आज करने वाले हैं। ये वाला दोनों कल की क्लास में करने वाले हैं, ये और ये कल की क्लास में होगा। तो देखो अब हम बात करेंगे निम्न अभिक्रियाशील धातु, मतलब सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आती है वो धातु है कौन कौन सी होगी, इसमें अंदर कॉपर है, चांदी, सोना, ये सारे होंगे, है ना बेटा। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण, ठीक है, चूंकि ये सक्रियता श्रेणी में नीचे इसलिए आती है, ये काफी कम क्रियाशील होती है। कैसी होती, काफी कम क्रियाशील होती है ना। तो सामान्य दूसरों के साथ बहुत ही कम क्रिया करती है। जैसे अब उदाहरण की बात करें, जैसे सिनाबार अयस्क जो है, ये किसका है, मरकरी का है। किसका अयस्क है बेटा, मरकरी। पारा जो होता है ना, पारा, उसका अयस्क है सिनाबार। इसमें क्या HGS है, सिंपल सा। तो अगर मुझे HGS का करना क्या है, हमें HGS का भर्जन करना है। जैसे ये पढ़ा ना हमने अभी, जो भी सल्फाइड अयस्क है, HGS क्या है, HGS सल्फर मिल गया, सल्फर से सल्फाइड बन गया, ऑक्सीजन होता तो ऑक्साइड बन जाता, सल्फर तो सल्फाइड अयस्क है। अब इसको भर्जन मतलब गर्म करना, गर्म करने से धातु प्राप्त हो जाएगी। देखो हमने क्या किया, ये HGS है, ये रहा हमारे पास HGS सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको पर्याप्त गर्म करते हैं, तापन गर्म करते हैं, गर्म करने पर इसका ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, गैस बन जाती है। अब इस ऑक्साइड को और गर्म करेंगे, मर्क्यूरी का ऑक्साइड, इसको और गर्म करेंगे तो मरकरी अलग मिल जाए। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इससे 2 मिनट रोकनी पड़ी क्लास, कोई बात नहीं। सुनो, हम पढ़ रहे थे कि जो ये मरकरी का ऑक्साइड है ना बेटा, मरकरी का ऑक्साइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो पहले जो है ना, सॉरी मरकरिक सल्फाइड, तो ये जो है हमारे पास मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है, इसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम गर्म करेंगे, या सिनाबार जो है,
तो क्या बोलेंगे सिनाबार अयस्क है। इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ जाएगा और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम फिर गर्म करेंगे, वर्जन मतलब फिर गर्म करेंगे, तो मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इस प्रकार हमें जो सिनाबार है, सिनाबार से हमें प्योर मर्करी प्राप्त हो जाएगा, प्योर मर्करी प्राप्त हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, जो अयस्क आया चूंकि तो पहले से कम अभी क्रियाशील है तो इसका सल्फाइड है ना। सिनाबार क्या है, मर्करी का सल्फाइड है, ठीक है ना। तो इसको हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले इसका ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड और ज्यादा गर्म होगा तो ऑक्साइड भी ऑक्सीजन हट जाएगा और प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कॉपर की बात करें, ये कॉपर सल्फाइड है, ये क्या है, कॉपर सल्फाइड है। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे यानी कि भर्जन करेंगे ना, भर्जन, भर्जन के अंदर क्या कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड को वापस और गर्म करेंगे तो इसमें से कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड और फ्री हो जाएगी। पास में आ रहे, तो जो नीचे वाले यानी सबसे कम क्रियाशील जो धातु है उनको निकालना तो बहुत आसान है, उनको तो निकाल के गर्म करना, गर्म करने से हमें धातुएं मिल जाती है। हालांकि धातु को शुद्ध फॉर्म में करने के लिए आगे और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे शुद्ध फॉर्म में कैसे प्राप्त करेंगे। तो वीडियो लाइक करो आप, अगर कोई समस्या है तो कमेंट करो और सब समझ में आ गया तब भी कमेंट कर दो, सब समझ में आ गया अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अभी तक अगर वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन दबा दो ताकि जब भी हमारी क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।